गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विशेष तौर से अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी से। दोस्तों, आज हम यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें सीखने वाले हैं और वो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश या फिर व्याकरण के लिए, इंग्लिश ग्रामर में भी बड़ा महत्वपूर्ण आपको रोल प्ले करेंगे, आपको सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप ऑफ द बोर्ड यहाँ क्या लिखा हुआ है? इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल ये क्या होते हैं? ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के काइंड होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन होती हैं। कौन कौन सी? इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को भी चार भागों में बांटा जाता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल एंड एब्सोल्यूट यूज ऑफ पार्टिसिपल। ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन हम धीरे धीरे आपको एक करके बताएंगे, लंबा डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, फिर भी इन शॉर्ट हम आपको बता दें, ये जो V1 प्लस ing लिखा हुआ है ना, जिसका हिंदी मतलब नाने नहीं होता है, वो जीरेंड होता है। जीरेंड का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया का ing फॉर्म जो अपना हिंदी का अर्थ ना, ने, नी देता है, वह जीरेंड होता है। ठीक है, जीरेंड ध्यान सुनिए, जीरेंड वाक्य की शुरुआत में या बीच में या अंत में कहीं पर भी आ सकता है। जब मुख्य क्रिया का ना, मुख्य क्रिया का ing फॉर्म जब अपना हिंदी अर्थ ना, ने, नी देता है, तो वह नाउन की तरह कार्य करता है। नाउन होता है, वो नाउन की तरह कार्य करता है। नाउन की तरह कार्य करता है मतलब जो जीरेंड है वो आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वाक्य में सब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे हम आपको बोले कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो जो स्विमिंग क्या है? आपका मुख्य क्रिया का ing फॉर्म है, जिसका हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है? सॉरी, ना, ने, नी। ठीक है, और मुख्य क्रिया के ing फॉर्म के ठीक बाद में हम क्या यूज कर रहे हैं? इज, मतलब क्रिया यूज कर रहे हैं। तो कोई भी शब्द या शब्दों का समूह जिसके ठीक बाद में या जिसके लिए सहायक क्रिया या क्रिया, कोई भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या दोनों यूज कर सके, तो वो शब्द या शब्दों का समूह नाउन होता है। गेटिंग गाइस? तो ये था हमारा क्या? जीरेंड। ठीक है, अब यहाँ पे उसके ठीक नीचे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे या की तरह। जैसे या जैसे की या की तरह, तो इसके लिए दो वर्ड यूज करते हैं, जैसे या की तरह। जैसे लाइक मी, मेरी तरह, तुम्हारी तरह, लाइक यू। ठीक है, अभनपुर की तरह, लाइक अभनपुर। ठीक है, मेरे पापा की तरह, एज माई फादर, या फिर लाइक माई फादर। ठीक है, तो लाइक मतलब भी क्या होता है? जैसे या की तरह, और एज मतलब होता है जैसे या की तरह। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर लाइक मतलब पसंद करना भी होता है, तो वो एक वर्ब है, क्रिया होती है, वो अलग चीज है वो। ठीक है, वो वर्ब है और ये आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब बन जाते हैं। ठीक है, ये एडवर्ब है, वो वर्ब होती है। ठीक है, तो लाइक में और एज में डिफरेंस क्या है? लाइक के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, लाइक के बाद में हमेशा ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, और एज के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म आता है। जैसे मैं बोलूं कि वो मेरी तरह है, ही इज लाइक मी, ही इज लाइक मी। ठीक है, और यदि हम बोले एज का यूज करें यहाँ पे, तो ही इज एज आई एम, ही इज एज आई एम, ही इज लाइक मी, या ही इज एज आई एम, मतलब वो मेरी तरह है। इसको दो तरीके से कैसे बोल सकते हैं? ही इज लाइक मी, लाइक के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ही इज एज आई एम, वो मेरी तरह है, ही इज एज आई एम, तो एज के बाद में सब्जेक्टिव फॉर्म आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके ठीक बाद में, ये इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट, BREAK, ब्रेक, FAST, ब्रेक। फास्ट नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या होता है? ब्रेकफास्ट, है ना? तो ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? सुबह का नाश्ता, कलेवा। शुद्ध हिंदी में उसको कलेवा बोलते हैं, सुबह का नाश्ता। दिन में हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं, दोपहर में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कितने बजे भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं, हम उनको थोड़ा सा नाश्ता कुछ देते हैं खाने के लिए। नाश्ता नहीं लाते, चाय नाश्ता कुछ, है ना? तो चिप्स वगैरह कुछ लाए हैं, समोसा वगैरह, तो हमारा क्या होता है? वो स्नैक्स होता है, या उसको रिफ्रेशमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्रेशमेंट भी बोलते हैं। लाइट फूड, हल्का नाश्ता, उसको क्या बोलते हैं? हल्का भोजन, उसको लाइट फूड बोलते हैं, रिफ्रेशमेंट बोलते हैं, या फिर उसको हम स्नैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्नैक के दो वर्ड होते हैं, मिलते जुलते वर्ड्स हैं वो, SNAKE। स्नैक मतलब होता है सर्पेंट, मतलब सांप, सर्प। SNAKE, स्नैक मतलब सर्पेंट होता है। यदि यहाँ SNAKE की जगह हम SNAC कर दें, तो स्नैक मतलब क्या होता है? हल्का, हल्का नाश्ता या नाश्ता, वो SNAC होता है। वो SNAKE मतलब क्या होता है? सर्पेंट, मतलब सांप या सर्प। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ टॉप ऑफ द बोर्ड लिखा हुआ है यूक्सोरियस या हैंडपैक्ड। ये दोनों का एक ही मतलब है, यूक्सोरियस या हैंडपैक्ड, दोनों का मतलब होता है जोरू का गुलाम या घर जमाई, घर जमाई या जोरू का गुलाम। उसको हम पेटीकोट सर्वेंट भी बोलते हैं, लड़की स्त्रियां पहनते हैं ना पेटीकोट,
उसको यदि सर्वेंट बोल दें उसके सामने पेटीकोट सर्वेंट, तो पेटीकोट सर्वेंट का मतलब भी होता है कि जोरू का गुलाम या घर जमाई, या फिर ऐसा मनुष्य, ऐसा इंसान, पुरुष जो लड़की या किसी स्त्री के अधीन काम करता हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटीकोट सर्वेंट, ठीक है। उसको हम यूक्सोरियस भी बोल सकते हैं, लिखा हुआ है, ये सब पर्यायवाची शब्द है, यूक्सोरियस या हैंडटैग। और ऐसे लोग जो किसी स्त्री शासन के अंदर में काम करते हैं उसको बोलते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट, ऐसे शासन को बोलते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। जैसे आपने रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा ना, रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान की सल्तनत को क्या बोलते थे, पेटीकोट गवर्नमेंट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके ठीक नीचे क्या लिखा हुआ है, नेमली या फिर दैट इज टू से या फिर इट मींस, इन तीनों का मतलब होता है अर्थात, नेमली, दैट इज टू से या इट मींस, इन तीनों का मतलब होता है अर्थात। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है ORPHAN, ORPHAN, ऑर्फन बोलते हैं, ऑर्फन। तो ऑर्फन का मतलब क्या था, अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसका कोई केयर टेकर नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं, ठीक है। ऑर्फन में हम AGE और जोड़ दें, ORPHAN AGE, ऑर्फन में हम AGE और जोड़ दें तो बन जाता है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय, ठीक है, गेटिंग ना। फिर उसके ठीक नीचे लिखा है ऑफन, OFTEN, ऑफन, उसमें टी साइलेंट होता है, OFTEN, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर में और हमेशा डिफरेंस है, ठीक है, अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर, ठीक है। ऑफन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेल्डम, SELDOM, सेल्डम। तो सेल्डम का मतलब होता है अक्सर नहीं, ऑफन मतलब अक्सर और सेल्डम मतलब अक्सर नहीं, ठीक है, गेटिंग गाइस। अब उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है रिज्यूम और रिज्यूमे, RESUME, रिज्यूम, रिज्यूम मतलब होता है किसी चीज को रीस्टार्ट करना, फिर से प्रारंभ करना। रिज्यूम का मतलब होता है किसी चीज को फिर से प्रारंभ करना है, फिर से स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है, स्पेलिंग वही है लेकिन द प्रोनाउंसिएशन मैंने क्या लिखा है, रिज्यूम या रिज्यूमे, रिज्यूम या रिज्यूम या रेज्यूमे, डिफरेंस क्या है दोनों में। आप नौकरी के लिए जब कहीं आप अपना बायोडाटा तैयार करते हैं ना, तो कई लोग बोलते हैं वहां रिज्यूम दे देना अपना, रिज्यूम, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं, अपना रिज्यूम दे देना नौकरी के लिए। वहां पे सुना कि नहीं सुना आपने रिज्यूम शब्द को, नौकरी के लिए रिज्यूम तैयार करा रहे हैं तो रिज्यूम नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, रेज्यूमे, रिज्यूमे या रिज्यूम, रिज्यूमे या रेज्यूमे, रिज्यूमे या रेज्यूमे, गेटिंग, रिज्यूमे या रेज्यूमे, ये नाउन है, रिज्यूम वर्ब है, रेज्यूमे नाउन है। तो रेज्यूमे का मतलब क्या होता है, किसी अनुभवी व्यक्ति का नौकरी के लिए विवरण पत्र। अपने बायोडाटा तैयार करते हैं ना, जिसमें अनुभव वगैरह लिखते हैं कि मैंने इस कंपनी में ये इतना जॉब किया, यहाँ जॉब किया, वहां जॉब किया, यहाँ जॉब कर रहा हूँ। किसी अनुभवी व्यक्ति का नौकरी के लिए विवरण पत्र, उसको बोलते हैं रेज्यूमे या रेज्यूमे, ठीक है। किसी अनुभवी व्यक्ति का जिसको अनुभव नौकरी चाकरी का, उसको अपना बायोडाटा तैयार करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं विवरण पत्र। तो नौकरी के लिए तैयार किया विवरण पत्र, किसका विवरण पत्र, किसी अनुभवी व्यक्ति का, ठीक है, यस गाइस। अब उसको ठीक आगे लिखा हुआ है CV, ये लिखा हुआ CV, CV का मतलब फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटाe, इनका CV मतलब करिकुलम विटाe। करिकुलम विटाe क्या होता है, करिकुलम विटाe होता है किसी अनुभवहीन व्यक्ति का, फ्रेशर का नौकरी के लिए विवरण पत्र, किसी फ्रेशर का नौकरी के लिए विवरण पत्र। कई बार होता है ना, लोग जो 12वीं पास किया है, अपन ने केवल कॉलेज किया है और नौकरी के लिए जाते हैं, हम अपना रिज्यूम, अपना बायोडाटा तैयार करके, उसको क्या बोलते हैं, CV बोलते हैं। अभी समझ में आ गया, CV का फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटाe, गेटिंग, ठीक है भाई। तो किसी अनुभवहीन या फ्रेशर का नौकरी के लिए विवरण पत्र, उसको बोलते हैं CV, करिकुलम विटाe, गेटिंग गाइस, क्या भाई। अब उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे लैम्प ब्लैक या फिर कोल, COAL, कोल या काजल या सूट, SOOT, सूट, इन चारों का मतलब होता है काजल। वैसे काजल को काजल ही बोलते हैं। कई बार आप मॉल में भी शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे इंटरनेशनल प्रोडक्ट रखे रहते हैं वहाँ पे शॉप्स में, तो वहाँ पे भी काजल को काजल ही बोलते हैं, कोल बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है, सूट भी बोलते हैं, ठीक है। या ये लैम्प ब्लैक क्या होता है, ओरिजिनल काजल होता है, ओरिजिनल काजल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसके ठीक नीचे एक सेंटेंस, बड़ा काम का सेंटेंस लिखा हुआ है, नाउ, कॉमा लिखा है, आई फेल्ट द साई ऑफ रिलीफ, नाउ आई फेल्ट द साई ऑफ रिलीफ। इसका मतलब ये होता है अब मेरी जान में जान आई, या फिर अब मुझे चैन मिला। कई बार ऐसा होता ना कि हम बोलते हैं अरे यार अब मुझे चैन मिला, अब मेरी जान में जान आई,
गर्मी के दिनों में क्या होता है, कई बार लाइट चली जाती है, पंखा कूलर एसी बंद हो जाते हैं तो हमको बहुत गर्मी लगने लगती है। फिर अचानक से 10-15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे बाद में अचानक से लाइट आ जाती है ना, तो फिर हम बोलते हैं क्या, अब मेरी जान में आया है, जान में जाना है, या फिर अब मुझे चैन मिला, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउ आई फेल्ट द साई ऑफ रिलीफ। साई का मतलब क्या होता है, आंख भरना, SIGH, साई मतलब आंख भरना, और फेल्ट क्या है, ये फील का सेकंड और थर्ड फॉर्म है, फेल्ट। गेटिंग गाइस, फील का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, फेल्ट। गेटिंग। इसके अलावा क्या है, ये लिखा हुआ है नॉर्मल इन्फिनिटिव हो गया। इन्फिनिटिव के काइंड है दो प्रकार के, जो इन्फिनिटिव होता है उसके दो प्रकार का होता है, वो एक होता है नॉर्मल इन्फिनिटिव, दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव। नॉर्मल इन्फिनिटिव क्या होता है, 2 + V1 मुख्य क्रिया, 2 प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू गो, टू प्ले, ये नॉर्मल इन्फिनिटिव होता है। और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, जब इन्फिनिटिव विदाउट टू आ जाए, मतलब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जो अपना हिंदी अर्थ ना, ने, नी दे, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जो अपना हिंदी अर्थ ना, ने, नी बिना टू के दे, उसके साथ में टू ना लगाओ, तो वहां पे क्या होता है, वो बेयर इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव कब बनता है, ये मेरे को 4 शब्द लिखवाए थे यहाँ पे, शुड, मस्ट, लेट एंड बिड। शुड, मस्ट, लेट एंड बिड, इनके बाद में हमेशा ही बेयर इन्फिनिटिव आता है। जैसे यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, तो जाना को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, गो, टू को नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आई मस्ट स्टडी, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, स्टडी का मतलब पढ़ना आ रहा है वहां पे, टू स्टडी नहीं बोले वहां पे ना। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो जाने, नाने नहीं आ रहा ना, गो का मतलब आ रहा है, टू को नहीं बोल रहे, आई विल नॉट लेट यू गो, यू गो, क्यों, क्योंकि वहां पे पहले लेट लिखा हुआ है, उसमें लेट, LET। ठीक है, तो सर बिड, जैसे ही बिड्स मी, माय मॉम बिड्स मी टू स्टडी, माय मॉम बिड्स मी स्टडी, मेरी मम्मी मुझे पढ़ने के लिए आदेश देती हैं, आज्ञा देती हैं, या फिर मेरी मम्मी मुझे पढ़ने के लिए कहती हैं। ठीक है, आदेश दे रहा, पढ़ने को कहती है, पढ़ने, नाने नहीं आ रहा है, किसका मतलब, रीड का मतलब, टू रीड नहीं बोल रहे वहां पे, क्यों, क्योंकि इसके पहले बिड वर्ड, बिड, BID, बिड। गेटिंग, बिड का मतलब बोली लगाना भी होता है, लेकिन बिड का मतलब एक मतलब इसका आज्ञा देना है, आदेश देना भी होता है। ठीक है गाइस, हमारे YouTube चैनल अतुल्य इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको समय समय पर हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ताकि आपका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता रहे। थैंक यू गाइस। जल्दी से आपका 1 मिनट का टाइम पूरा रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद हमको आगे भी पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ देखिए, या